नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 10 नवंबर की शाम सब कुछ पहले जैसा ही था। सड़कों पर लोग थे, लाल किले के आसपास उसी तरीके की भीड़ थी, उसी तरीके से वहां पर बाजार सजा हुआ था। लेकिन अचानक लाल किले के पास एक धमाका होता है और धमाके के बाद अफरा तफरी मच जाती है। बहुत सारी गाड़ियां उस धमाके की जद में आती हैं और सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। जब तार से तार भिड़ाए जाते हैं तो पता चलता है कि आतंकी उमर सुसाइड बॉम्बर बनकर कार में मौजूद था और पूरा प्लान उसी ने रचा था। लेकिन जांच एजेंसियों को अब 2 मोबाइल फोन की तलाश है और यह कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के सबूत इन 2 मोबाइल फोनों में। अब ये 2 मोबाइल फोन कहां हैं, कैसे गायब हुए, क्यों गायब किए गए, किसको दिए गए, क्या इस घटना से पहले जो ब्लास्ट हुआ इससे पहले क्या उमर ने कोई साजिश रची थी, क्या किसी को वो फोन दिए गए थे ताकि सबूत मिटा दिए जाएं। इस पूरे मामले की इस वक्त छानबीन चल रही है, क्योंकि जैसे ही तार से तार मिलाए जा रहे हैं तो पता चला कि जब फरीदाबाद में एक डॉक्टर को पकड़ा गया उसके बाद से उमर बौखला गया था। उमर को लगा कि कहीं जांच एजेंसियां मुझे ना पकड़ लें। उसने तुरंत अपने फोन बदल दिए, सिम बदल दिए। उसके बाद उमर ने जिस तरीके से शातिर अंदाज में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, सवाल खड़े हो। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इस फोन की, जो 2 फोन की चर्चा चल रही है, दोनों फोनों की गुत्थियां समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे उमर ने क्या काम किया। तो जांच में जो पता चल रहा है वो ये है कि जांच के सबसे बड़ी जो कड़ी है वो 2 फोन है। अब 2 फोन का क्या, ये भी एक बार समझिएगा जरा। दरअसल उमर को हरियाणा के एक मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज में 2 मोबाइल फोन के साथ देखा गया था। उमर से जुड़े दिल्ली, फरीदाबाद और मेवात के 5 मोबाइल नंबरों की पहचान हो चुकी है जो पहले वो इस्तेमाल किया करता था। लेकिन 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच, 10 नवंबर मतलब जब ये घटना हुई, इस्तेमाल किए गए उसके 2 नंबर अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अक्टूबर में ही बदले थे फोन और नंबर उसने, ये भी है क्योंकि जब 30 अक्टूबर के को फरीदाबाद में वो डॉक्टर पकड़ा गया उसके बाद से उसने अपने नंबर बदल लिए थे। जांच में सामने आया कि उमर ने अपने पुराने दोनों नंबर 30 अक्टूबर को ही बंद कर दिए थे, क्योंकि उसको डर था कहीं सुरक्षा एजेंसियां उसको पकड़ ना लें। डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पकड़े जाने के बाद उमर ने यह कदम उठाया था। तो मतलब साफ है कि इसको हर चीज के बारे में पता था। गिरफ्तारी के डर से उमर ने अपने सभी पुराने ट्रेस करने लायक फोन फेंक दिए, फर्जी पहचान पत्र पर 2 नए नंबर लिए और उनको वो चलाने लगा। ट्रैक हुई आखिरी 36 घंटे की मूवमेंट 9 नवंबर की शाम के बाद किसी भी फुटेज में उमर के हाथ में फोन नहीं दिखता है। यह बहुत बड़ी एक जानकारी है, चाहे वो फैयाज इलाही मस्जिद में हो या फिर लाल किले की पार्किंग में। शक है कि उमर ने फोन किसी को सौंप दिए हो या फिर कहीं फेंक दिए हो ताकि उसके सबूत किसी के हाथ ना लगें। जांच में बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि पता चला है कि 10 नवंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे उमर तुर्कमान गेट की मस्जिद पहुंचा था और 15 मिनट अकेले खड़ा रहा वहां पर, कोई उसके साथ नहीं था। पुलिस को शक है कि कहीं उमर ने डेटा को गायब करने के लिए यहीं पर फोन किसी को या तो दे दिए होंगे या फिर फेंक दिए होंगे। इसलिए मस्जिद में उस समय मौजूद हर व्यक्ति की लिस्ट तैयार करके अब जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। एटीएम से 76,000 रुपए निकाले, एक बड़ा सुराग मिला है कि 76,000 रुपए निकाले थे उमर ने। नूह के फिरोजपुर झिरका से मिला, जहां उमर को 10 नवंबर की रात करीब 1 बजे के आसपास एटीएम से पैसे निकालते हुए देखा गया। यह आखिरी ट्रांजैक्शन थी उमर की। सिक्योरिटी गार्ड ने जो एटीएम पर मौजूद था उसने बताया कि उमर ने मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाया और 2 बार मिलाकर करीब 76,000 रुपए निकाले।
वही अधिकारियों का कहना है कि हमला करने से पहले ये उसकी आखिरी ट्रांजैक्शन थी, आखिरी उसकी काम था। तो ये जाहिर तौर पर जो सामने आ रहे बहुत बड़े सबूत के तौर पर इनको देखा जा रहा है। धमाका स्थल के पास मिले 9mm कारतूस, धमाके वाली जगह से पुलिस को 2 जिंदा कारतूस मिले और एक खाली 9mm कारतूस मिला है। ये जाहिर तौर पर इसको बहुत बड़े सबूत के तौर पर देखा भी जा रहा है। अब सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ये जो कारतूस है, ये शक है कि कहीं कोई दूसरा इंसान तो इसके साथ वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि उमर के पास हथियार होने का सीधा सबूत नहीं मिला है, फिर भी शक है कि वो कोई हथियार रास्ते में फेंक कर आया हो या एक किसी दूसरे शख्स की गतिविधि से जोड़ा जाकर देखा जा रहा है। अब चर्चा करते हैं इसी पर कि आखिर उमर इतना शातिर कैसे हो गया। क्या उसको कोई लीड कर रहा था, क्या उसको कोई जानकारी दे रहा था, क्या उसके साथ कोई टच में इंसान था जिसने उसको बोला कि पकड़े जा सकते हो। क्योंकि फरीदाबाद में जिस वक्त वो डॉक्टर पकड़ा गया उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां चाकचौबंद हो गई थी, लगातार पकड़ा जाने लगे थे लोग और उसके फोन से ट्रेस किया जाने लगा था कि वो किस किस के संपर्क में है। तो उमर को लगा और ऐसा लगा होगा कि वो अगर इस घटना को अंजाम नहीं देता है तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा, उसका जो मिशन है वो मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। भुवन सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अगर टाइमलाइन देखेंगे तो जो खबरें अभी सामने आ रही हैं, जो जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं और जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें ये पता चला है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश के कानपुर और नेपाल का जिक्र बार बार आ रहा है। और जो शुरुआती जानकारी अभिषेक उसके मुताबिक 6 मोबाइल जो हैं पुराने मोबाइल उसने धमाके से पहले नेपाल से खरीदे थे, जिसमें 17 सिम कार्ड उसने यूज किए। और जो सबसे दिलचस्प जानकारी वो ये कि इनमें से 6 सिम कार्ड जो हैं वो कानपुर के बेकनगंज के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर मिले हुए हैं। ये तब हो रहा है जब शक इस तरफ भी है कि क्या शू बॉम्बिंग भी थी, क्या जूते में के जरिए विस्फोट करने की कोशिश जो एफएसएल की टीम और वहां मौजूद जो साक्ष्य जुटाए गए हैं उसमें यह भी आ रहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म इस्तेमाल में लाया गया कि जूते के जरिए ये विस्फोट हो। तो शू बॉम्बिंग और मोबाइल के कनेक्शन को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और 2 मोबाइल, जैसा कि आपने अभी खुद बताया कि और सिम कार्ड जिनके बारे में पता नहीं लग पाया है और जिसकी जांच खोज अभी भी जारी है, तो मुझे लगता है वहां सबसे जरूरी हो जाता है कि वहां पर आप कैसे इस चीज का पता लगाया जाएगा। लेकिन यहां पर एक जानकारी और मैं ऐड कर देना चाहता हूं कि कैसे जांच एजेंसियों को शक हुआ 9 दिन उमर कहां था, किसके साथ था, क्या कर रहा था, इसकी भी जवाब जो है वो तलाशे जा रहे हैं। लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं अभिषेक, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट और टीएपी के साथ केमिकल का इस्तेमाल करके धमाका किया गया, उसमें मोबाइल का इस्तेमाल किया था और कहां कहां वो बात कर रहा था, इसके तार कहां कहां तक हैं। जब ये मोबाइल मिलेंगे उसके बाद ये पता लगेगा। 68 मोबाइल नंबर जांच का केंद्र बन गए, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। और सूत्रों का कहना है कि नंबरों पर पाकिस्तान और तुर्की से कॉल आई थी। मतलब कोई ऑपरेटर जो था जो उसको पूरे दिशा निर्देश दे रहा था, जो दे रहा था। देखिए, कश्मीर से तार तो पहले ही जुड़ गए, वहां से भी कई सारे संबंध, कई नाम आए हैं जिनके साथ वो कांटेक्ट में था। सही बात है। लेकिन कई सिम कार्ड ऐसी हैं जिनके बारे में भी ट्रेस किया जाना बाकी है। कई मोबाइल जो अब भी गायब है, नदारद हैं, वहां उनमें कौन कौन से कॉन्टैक्ट शामिल थे, किन किन लोगों के नंबर थे, वो कौन कौन से मुल्कों के लोग हैं, कौन कौन से एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, इससे ये पता चलेगा। जो जानकारी है उसमें पाकिस्तान और तुर्की से कॉल आना ये बता रहा है ये बहुत बड़ा प्रपंच था, बहुत बड़ी साजिश थी, जो बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, बहुत और जाने जा सकती थी। इंटेलिजेंस ने अपनी सतर्कता, अलर्टनेस दिखाते हुए कहीं ना कहीं इस पर बड़े नुकसान से इस देश को बचाया है। लेकिन डॉक्टर उमर के जो फिदाइन हमलावर है जैश का, उसके ये 2 मोबाइल मिलना जो गायब बताया जा रहा है, अभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए, जांच एजेंसियों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता बन गई है। और मुझे लगता है अगर वो मिलेंगे तो अभिषेक कई सारे राज उन मोबाइल फोन से खुलेंगे जिनके बारे में हम अपने दर्शकों को आगे बताएंगे। बिल्कुल, देखिए, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कई सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि जिस वक्त उमर वहां पर मौजूद था और ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए वहां पर पहुंचा, तो क्या कोई उसका और भी मददगार वहां पर मौजूद था जिसने उसको फोन सौंप दिए हो या फिर कहीं फेंक दिए हो? उसको डर था कि अगर फोन उसके पास रहेंगे तो सुरक्षा एजेंसियों के पास सीधे सीधे तौर पर जानकारी पहुंचेगी
उसके बाद में उन लोगों का पता चल सकता है कि जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो उससे बातचीत कर रहे हैं लगातार पिछले 9-10 दिन से। 30 तारीख के बाद 10 तारीख के बीच में जो 10 दिन है, खबर ये हाथ लग रही है कि फैजाबाद से वो पहले नूह पहुंचता है, नूह से वो ट्रांजैक्शन करता है, एटीएम से पैसे निकालता है, और वहां से फिर वो दिल्ली आता है। दिल्ली में भी वो सुबह आ गया था, शाम तक रहता है। वो तुर्कमान गेट मस्जिद में पहुंचता है, आसपास लाल किले के आसपास वो बहुत देर तक खड़ा रहता है, तब जाकर इस घटना को अंजाम देता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा शख्स उसके संबंध में जरूर था जिससे उसकी बातचीत हो रही थी। सवाल यहां पर एक और भी है। सवाल यह है कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले लोग जो देश के लिए खतरा है, उन लोगों को आखिर फर्जी दस्तावेजों पर सिम कैसे मुहैया हो जाते हैं, यह सवाल है। नहीं, अब देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूं कि कानपुर के बेकनगंज की तो बात आ रही है, लेकिन नेपाल से वो पुराने फोन खरीद रहा है, वहां से भी 17 सिम कार्ड का सौदा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि ये अंतरदेशीय चीज नहीं है। ये अब हमारे देश से बाहर दूसरे देशों की क्या इन्वॉल्वमेंट है, वहां से कौन सी ऐसी ताकतें जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रही हैं, वो कैसे डॉक्टर उमर से मिली या फिदाइन हमलावरों से मिली जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे। एक जानकारी में बहुत जरूरी यहां पर देखिए, आपने जिक्र किया मोबाइल का। अब तकनीक बहुत आधुनिक हो चुकी है और जो एजेंसियां हैं वो भी आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर ही नकल कसती हैं, कार्रवाई करती हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान और तुर्की से आने वाली जो मैं बात कर रहा था, जो कॉल डिटेल है, उसका इंटरनेट रूटिंग और विदेशी सर्वर से जो उनके फोन जुड़ रहे हैं उस पर निगरानी शुरू कर दी है। खबर यह भी है कि धमाके के बाद पुलिस ने सुनहरी बाग और लाल किले के पास मोबाइल टावर से डंप डेटा उठा लिया है और उसकी मदद से कई तकनीकी जानकारियां अब पुलिस को मिली। अभिषेक, एक बात और है जी, अब सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक जो संदिग्ध नंबरों पर धमाके से ठीक पहले इंडियन नेटवर्क पर जो भी असामान्य डेटा स्पाइक्स हुए हैं, यानी कि डेटा स्पाइक्स का मतलब है कि जो डेटा आदान प्रदान हुए असामान्य, उनको भी दर्ज कराया जाएगा। और सबसे अहम जानकारी फोन मैपिंग के जरिए मिली है कि जो सुनहरी बाग पार्किंग में 3 घंटे से ज्यादा इसकी गाड़ी खड़ी थी, उसमें 30 मीटर के दायरे में 187 फोन नंबर एक्टिव पाए गए। तो ये फोन मैपिंग के जरिए अब कई सारी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, फिल्टर की जा रही हैं। और जो आप कह रहे थे कि जो गायब फोन हैं उनको तलाशने की कोशिश हो रही है और किन किन नंबरों पर बात हो रही है, पाकिस्तान से लेकर तुर्की, नेपाल, ये पूरा कनेक्शन, इसमें और भी हो सकते हैं देश शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सब का पता लग पाएगा और ये कार्रवाई अब बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी जानकारी आ रही है। बिल्कुल, अभी जो जानकारी हाथ लगी है वो 2 फोन को लेकर है और जाहिर तौर पर सवाल इसलिए भी खड़े किए जा रहे हैं कि इन दोनों फोनों का सुरक्षा एजेंसियों को कुछ पता नहीं है कि आखिर ये फोन हैं कहां। खैर, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।